शूटिंग के वक्त एक साथ दो दो जिम्मेदारी निभा रहे थे आप, एक्टर डायरेक्टर, तो कितना आसान था, कितना मुश्किल था आपके लिए? डेफिनेटली एज अ डायरेक्टर आई इट्स अ फुल टाइम जॉब। जब आप एज अ डायरेक्टर काम करते हो तो एज अ एक्टर कंसंट्रेशन थोड़ा आपका लैप्स होने के चांसेस होते हैं। मैंने 10 बार सोचा था कि ये काम कैसे करना चाहिए, लेकिन जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, अन्ना जी की स्टोरी समझ रहा था, अन्ना जी ने एक अकेले दम पे इतना बड़ा इतिहास जब बना दिया, तो मैंने सोचा जिस आदमी पे फिल्म कर रहा हूँ अगर वो फिल्म ईमानदारी से पहुँचानी है तो मुझे उस फिल्म को, अगर मुझे मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। और बिकॉज वो कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स था कि बहुत एक एक्टर को डेडिकेटेडली उतना टाइम देने का ज़रूरत थी उस कैरेक्टर के लिए। सोच आसपास अन्ना जी तक पहुंचने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर अगर मैं करता हूं तो जस्टिफिकेशन मैं दे पाऊंगा। और यही रीज़न था कि मैंने ये सोचा कि एज एन एक्टर और डायरेक्टर मैं ये काम करूं, और मुझे लगता है कि मैं ठीक से निभा पाया। एक प्रश्न अन्ना जी से है मेरा। अन्ना जी, अन्ना जी आपके सामने अन्ना जी, रितेश ईटीवी से, जिस तरह की उनको बता दीजिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ सर को। जिस तरह की लॉ आपने जगाई थी 2011 में, जिस तरह से जन लोकपाल की बात थी और अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस की वजह से चीजें हो नहीं पाई, तो कितनी कसक आपके मन में है जन लोकपाल को लेकर? नहीं, उसका कारण ये है कि आखिर सरकार होती है, उनके दिल में ये बात आना जरूरी होती है। पहले सरकार थी, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने वो आंदोलन शुरू किया था। मुझे लग रहा था क्योंकि वो आंदोलन से मेरे लिए, सिर्फ मेरे अकेले के लिए कोई दुष्परिणाम नहीं थे, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, पारिवारिक लोगों को जीना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने तो अपने जीवन में यह तय किया था कि जब तक जीऊँगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा तो सेवा करते करते मरूंगा। तो लोगों का दुख मुझे सहन नहीं होता था। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं, मैं मेरे जीवन में 16 बार अनशन किया, 16 बार। हमेशा ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 8 साल लड़ा मैं, 8 साल सिर्फ जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए। अखिल सरकार को कानून बनाना पड़ा। तो ये जो बातें हैं सरकार ने दिल में लाया तो ये हो सकता है। अभी लोकपाल का कानून बना, लोक आयुक्त का कानून बना, उसका अमल करना जरूरी है। अभी सरकार नहीं कर रही है, फिर भी मैं अभी, मेरा उम्र हो गया 79 ईयर, आज फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार रामलीला मैदान, फिर से एक बार। अन्ना अन्ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी जो हालात हैं दिल्ली में, जो उनके सारे मंत्री अलग अलग तरीके से घेराव में हैं, इस परिस्थिति को देख करके क्या कहना चाहते हैं? जहन में क्या आता है आपके? जो केजरीवाल के 3 मंत्री जो भी समस्या आ गई उसके, ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण मैं देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या आ गया, मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया।
लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं है, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है, वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था। इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया है। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। वो 3 मंत्री चले गए और एमएलए कितने गए, एमएलए भी उनके ऊपर एक्शन हुआ, जेल में गए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि एक अच्छा आदमी, अगर हमारी टीम अगर होती ना, अरविंद और हमारी टीम 2011 से पहले से जो चली आ रही थी, वो टीम अगर ना टूटती और ये टीम बने रहते तो आज देश का नक्शा बदल जाना था, ऐसा मुझे विश्वास है। देश का नक्शा बदल जाना था, सिर्फ टीम नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गए हो। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देश के लिए। अन्ना, आपने सेना के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी काम किया है, युद्ध में आप लड़े भी हैं। तो अभी जो हालात हैं देश में और पाकिस्तान बार बार वही कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से युद्ध के हालात नजर आते हैं आपको देश में? नहीं, क्या है कि पाकिस्तान और भारत ये पड़ोसी देश है। दोनों देशों ने पड़ोसी धर्म को निभाना जरूरी है। पड़ोसी धर्म क्या कहता है? एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, ये हमारा पड़ोसी धर्म कहता है। 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने अपना होकर मोल ले लिया। मैं 65 की लड़ाई में था, खेमकरन के सीमा पर, मैंने देखा था वहाँ पर भी। और हमारे जो बम थे वो लाहौर में जाकर गिरते थे, इसलिए पाकिस्तान उधर ही रुक गया और सीज फायर के लिए आग्रह किया। अभी उनको पता है कि भारत की शक्ति क्या है। अभी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बार बार ये जो हमारे क्या अतिरेकों को भेजना और हम पीछे से खड़ा होना और तकलीफ देना, ये ठीक नहीं है। दोनों देशों के लिए लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी धारणा है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, सलोखा नहीं जानता और समय आ गया लड़ाई करना, तो मैंने अभी भी बोला था कि 79 ईयर के मेरा एज है, फिर से एक बार बॉर्डर पर जाऊंगा, लड़ूंगा मैं। स्मॉल अर्जेंट अनाउंसमेंट, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मूवी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक वो यू। आपने कई सवाल पहले ही पूछ लिए हैं, तो वो सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग कुछ अलग सवाल भी पूछ रहे हैं। अन्ना साहब, आपको एक होटल में रुकने को कहा गया था, लेकिन आपने मंदिर में रहना स्वीकारा, इसके पीछे की क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्ही मंदिरात थांबलात, का कारण? हॉटेलच्या ऐवजी मंदिरात थांबला तुम्ही? हॉटेलमध्ये कुठे? नाही, मंदिरात थांबले ना आपण, हरे राम हरे कृष्ण, हाँ, तर का म्हणजे हॉटेलच्या ऐवजी? नहीं, वो क्या है, मैं तो होटल में जाता नहीं। अभी इतना घूमता हूँ,
लेकिन होटल में खाना भी नहीं खाता, क्योंकि ये सब इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर जाता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी मनेंद्र जी ने एक पवित्र जगह बोल के उधर मेरी व्यवस्था की थी। मेरा और आश्रम ये अभी तक, मैं बहुत दिन पहले एक बार आया था, फिर से अभी मैं आया नहीं था, लेकिन मनेंद्र जी ने इधर रुकना है बोल के मेरे उधर रहने के लिए सुविधा की थी, इसलिए मैं वो वहाँ पर रुक गया था। एक अच्छा पवित्र जगह है। हेलो अन्ना जी, मेरे काबिल दोस्त ने अभी आपसे पूछा भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर। उरी एनकाउंटर के बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उससे आप कितने खुश हैं? पुरीवर जो हमला झाला आता पुरीला पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जो हमला केला त्याच्यावर भारत सरकारने जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? काय प्रतिक्रिया दे रहे? तुम्हाला नहीं, अभी उरी में मैं रहा है, कश्मीर में मैं 2 साल कश्मीर में रहा है। श्रीनगर से आगे मेरा यूनिट था, और ये उड़ी, पुंछ, बारामुल्ला, यहाँ पर मैं हमेशा उस एरिया में जाता था। अभी जो उरी में हमला किया, ये भयाड़ हमला है। निष्पाप लोगों को आप गोली चलाते हैं, क्या उनका कसूर है? हाँ, हम लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गोली चल गई तो बात अलग है, लेकिन सोए हुए लोगों पर गोली चलाते हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। और सर, यहाँ पे भारत में एक मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जे म्हणते की पाकिस्तानी कलाकारांनी भारतात काम करू नये। नहीं, ऐसा है, कलाकार का रिश्ता अलग होता है। कलाकार ये कलाकार होते हैं। एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। जो कला है वो कलाएं रहनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज जाता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है। तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं। वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है तो फिर हमें सहन नहीं होगा। उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है। अन्ना जी, इलेक्शन के पहले कैंपेन चला था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपको लगता है वाकई बीजेपी अच्छे दिन ले आएगी? बीजेपी म्हणत होती इलेक्शनच्या अगोदर अच्छे दिन आएंगे। मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है अच्छे दिन कितने आ गए और कितने नहीं आए। मला विचारतात। फिल्म के दौरान काफ़ी वाक़यात हुए हैं कि जो सच में हमारे, मतलब जैसे अन्ना जी ने अभी कहा कि अन्ना जी कश्मीर, लद्दाख, काफ़ी जगह पे काफ़ी साल अन्ना जी ने बिताए हैं। तो जब हम लोग इस फिल्म के वो सीन्स शूट कर रहे थे तो हमारे पास समय काफ़ी कम बचा था। 2 दिन में हमको काफ़ी काम निकालना था, और वहाँ का वेदर बहुत बुरा हो गया था। अराउंड -18 डिग्रीज़ वहाँ चल रहा था,
और जहाँ पे हम लोग कमिट कर चुके थे लोकेशंस, वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग लिटरली सुबह 4:30 बजे उठ के सारा क्रू अपने अपने कंधे पर, इवन मतलब जो कैमरामैन थे हमारे सुरेश देशमाने जी, वो भी एक सामान अपने कंधे पर उठा के निकलते थे। हम एक्टर हम भी मतलब सारी की सारी क्रू कंधे पर सामान लेके निकलती थी और हम 8:30 बजे सेट पे पहुंचते थे, शूट करना शुरू करते थे। आखिरी दिन ये कंडीशन आ गई कि 1 बजे के बाद वहाँ के लोकल लोग बोले सर आप यहाँ से निकल जाइए, वरना अगर आप फंस गए तो आप लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हम लोग अन्ना जी के प्रेरणा से इतने प्रेरित थे कि हमने सोचा कि ये पूरा सीक्वेंस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो हमने अराउंड 5:30 बजे वो सीक्वेंस कंप्लीट करके जब हम बाहर निकले और मैं होटल पे आया, मुझे ऐसी फिर से इच्छा हुई कि मैं एक बार उस, बहुत खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़ोरों से हो रही थी और तब तक -22 डिग्री वहाँ पे हो चुका था। तो मैं एक बार जाके फिर से उस लोकेशन को देख के आता हूँ। जब मैं उस लोकेशन पे वापस गया तो ड्राइवर मुझे जाने की सलाह नहीं दे रहा था, और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो वो गाड़ी इस तरह स्किड होना शुरू हो गई कि वहाँ से बड़े मुश्किल से हम वापस आ पाए थे। अगर आधा घंटा और लेट हम शूटिंग करते तो हम लोग मुश्किल में फंस सकते थे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था और अन्ना जी का आशीर्वाद था कि हम वो शूटिंग भी ठीक से कर पाए। दूसरा गाना हम लोगों ने शूट किया था जब अन्ना जी ने गांव में पहुंचने के बाद अन्ना जी ने स्ट्रगल शुरू किया था, और एक मुहिम पे अन्ना जी की जो भी विचार थे उनको गांव ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे रविंद्र जैन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है जो पिछले 10-15 साल में आपको सुनने नहीं आया होगा। बहुत ही मतलब जो गाने हम पहले सुना करते थे, मीनिंगफुल येट मेलोडियस, वो गाना हमको 48 डिग्री में शूट करना था। मेरे कुछ एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स थे, वो मुझे मजाक में बोलते थे भाई एक काम कर, आधा पेमेंट कट कर दे लेकिन इस गाने से हमको निकाल दे, क्योंकि वो पूरा बैरल लैंड था। उस लैंड में एक भी मतलब बिल्कुल गंजा जगह थी। 48 डिग्री, वहाँ पे वैनिटी नहीं पहुँच सकती थी। आप जब सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गए तो देन आपको शाम को 6 बजे तक शूटिंग करनी है। तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी हमारे लिए, लेकिन हमने काफ़ी एंजॉय किया हर मोमेंट। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब आपसे भी है और अन्ना जी से भी है। अन्ना जी नमस्ते। सर सवाल ये है कि मेरा कि अन्ना जी ने पिक्चर को देखा नहीं है अब तक, क्या पिक्चर रिलीज़ होने के पहले आप उनको पिक्चर बताना चाहोगे? और दूसरा सवाल अन्ना जी से भी है, क्या अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शनल सीन होगा क्या आप उसको कट करना चाहोगे? हाँ, अभी तक अन्ना जी ने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म की सब्जेक्ट्स ऑलवेज मैं अन्ना जी से, मैं अभी मतलब 2012 से हमने ये फिल्म लिखना शुरू की है और 2015 में हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुँचे कि यस ये स्क्रिप्ट अन्ना जी की लाइफ को जस्टिफाई कर सकती है। तो हमने कोई भी चीज़ घाई में नहीं की है और उस कंसेंट के बाद में हम फिल्म करते आए। फिर भी अभी अन्ना जी फिल्म देखेंगे, अन्ना जी का जो भी बात होंगी वो हमारे लिए आदेश होगा। उसके बारे में हमको हमारे दिमाग में कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये फिल्म इतने बेहतरीन ढंग से लिखी गई है कि इसमें ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव झरना है। आप आइए, उस झरने में 60 साल के हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर देखिए और अपने आप को उसमें जज करिए। इसमें हमने कोई भी मतलब मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म ऑन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और वो जर्नी अन्ना जी की जो किसी ने देखी नहीं, कि एक आदमी अगर सोच ले, ठान ले तो क्या हासिल नहीं कर सकता। Shashank, over here to your center. Can we expect to see some elements of Arvind Kejriwal in the movie? जो रामलीला मैदान में जो जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल साथ में जब अनशन किया था उन्होंने, तो वो एलिमेंट्स फिल्म में नजर आने वाला है कहीं ना कहीं? इट्स अ फिल्म अबाउट अन्ना हजारे। आई डोंट नो व्हाई अरविंद केजरीवाल एवरी टाइम आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही वाज देयर टू सपोर्ट। नहीं, आई नो दैट, बट अन्ना जी के लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए अन्ना जी के लाइफ में। बिकॉज मे बी आपको वो इंसिडेंट्स पता है। हमने अन्ना जी की 60 साल की जर्नी इस फिल्म में लेके आए हैं। जर्नी के दौरान जो भी व्यक्तित्व अन्ना जी के लाइफ से आके गुजरे हैं, वो व्यक्तित्व को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस हमने दिया है। माई फिल्म इज़ अबाउट अन्ना जर्नी। उस जर्नी के दौरान जो भी पड़ाव आते रहे, वो पड़ाव आते गए और जाते रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएंगे अन्ना जी और उनके बीच में जो हो रहे थे, और इसका एंडिंग कब तक है? मतलब 2011-12 कब आप एंड कर रहे हैं? कुछ तो चीज़ें फिल्म देख के भी आपको गेस करनी पड़ेगी।
अन्ना मेरा सवाल अन्ना जी से है। अन्ना जी, जिस प्रकार देश के सामने कई सारी समस्याएं, कई सारी समस्याओं के बारे में आपने जंग भी छेड़ी थी और कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक नई समस्या उभर के आ रही है और जिसके लिए मराठा समाज द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। किस कदर देखते हो आप इस आंदोलन की तरफ? अन्ना जी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते. एकंदरीत राज्यभरातून कुपोषणाचे बरेच आपल्याला किस्से ऐकायला येतात आहे. इथे उजवीकडे इथे. हां, एकंदरीत आपल्याला राज्यभरातून असे अनेक कुपोषणाचे किस्से समोर येतात. त्याच्याविषयी तुमची काय भूमिका आहे? माझी अण्णांची. राज्यात कुपोषणाचे खूप हॅलो ऐकायला येतात, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही भाष्य करायचं आहे? कुपोषणाच्या बाबतीत एक फकीर माणूस काय बोलणार ज्याच्याकडे. पण एक आहे, मानवतेच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या 79 वर्षानंतर 69 वर्षानंतर या देशात कुपोषणाची समस्या वाढणं हे दुर्दैवी बाब म्हणावं लागेल. राज्यकर्त्यांनी याच्यावर गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे की कुपोषण वाढू नये. खास करून ही जी बालकं आहेत ही आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिचं जतन करायला पाहिजे. म्हणून याचा विचार राज्यकर्त्याने करणं आवश्यक आहे असं आम्हाला वाटतं. So thank